हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी अगर डायपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमें पता करना है। तो किस तरीके से किया जाएगा, आपने पहले भी किया है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था। ये मान लीजिए ये जो है पैरेलल रेस एक्स एक्सिस में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू है, इसका ये मतलब है। और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 है, 2a होगा। और ये जो है कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से इस कंडीशन में, जो एंगल है थीटा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि इस तरफ है, राइट की तरफ है, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। दैट फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट की तरफ लगेगा। और इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ, दैट विल बी क्यू इंटू ई, ठीक है। तो ये जो है डायपोल सिस्टम में दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है बट द लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, तो उस केस में लगता है टॉर्क। तो इसका मतलब इसमें टॉर्क लग रहा है। और पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी हमने किया था, सॉरी पिछले चैप्टर में। तो टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, ठीक है। तो ये जो है टॉर्क का फॉर्मूला होता है, P जिसमें डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फॉर्मूला हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में आपको टॉर्क नहीं निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए अभी इस पोजीशन में यदि डायपोल अलाइनमेंट इसका इस पोजीशन पे है और इस पे टॉर्क लग रहा है और इसको रोटेट करा रहा है, डायपोल को किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये डायपोल जो है क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यदि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, यानी इस प्लस क्यू चार्ज को ऊपर की तरफ धक्का दूं लेफ्ट की तरफ, और इसको राइट की तरफ अगर धक्का दूं, तो ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। और उसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क मैं करूंगा वही वर्क कन्वर्ट होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो मान ले मैं थोड़ा सा स्मॉल एंगल, बाय सम स्मॉल एंगल डी थीटा से यदि इसको शिफ्ट करूंगा, तो आई हैव टू डू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा डी डब्ल्यू, ठीक है। सो अगर मैं लिखूं इफ डायपोल is rotated by small angle d theta in anti-clockwise direction, then small amount of work done हो जाएगा dw, and it will be equal to tau into d theta, यानी टॉर्क इंटू डी थीटा। अब इन केस ऑफ सर्कुलर या रोटेशनल मोशन जो वर्क डन होता है वो होता टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि डी थीटा से मैंने रोटेट किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा। तो ये फॉर्मूला हुआ वर्क डन का। तो ये जो वर्क डन हुआ डिफरेंशियल वर्क डन हुआ। लेकिन अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। टोटल वर्क डन, यानी ये मान के चल रहा हूं इनिशियल जो एंगल था डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा 1 था, और उसको मैंने इतना रोटेट किया कि वो चेंज हो गया, अब एंगल हो गया थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल होने में टोटल वर्क जो किया वो हो जाएगा इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन।
आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा फ्रॉम θ1 to θ2। ठीक है, तो एंगल चेंज हो रहा है θ1 से θ2, तो इंटीग्रेशन का लोअर और ये अपर लिमिट हो गया, एंड टाउ डी थीटा ये हो गया इक्वेशन। अब ये जो टाउ की वैल्यू, टॉर्क की जो वैल्यू है, आप यहाँ से चूज करेंगे इस इक्वेशन से, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट करके अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, θ1 से θ2, टाउ की जगह आप लिखेंगे PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, PE साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो गया इसकी वैल्यू पुट करने के बाद। अब देखिए इसमें क्या है, P जो है डायपोल मोमेंट है वो तो कांस्टेंट होगा। डायपोल मोमेंट होता क्या है, चार्ज इनटू द डिस्टेंस ऑफ डायपोल। ठीक है, लेंथ ऑफ डायपोल। E जो है यहाँ पे ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये अजम्पशन है कि ये यूनिफॉर्म है, मतलब वो भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल साइन थीटा का होगा। तो मतलब P और E तो बाहर निकल जाएंगे, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 और इंटीग्रेशन होगा सिंपली साइन थीटा का। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यदि इसका इंटीग्रेशन करके यहां लिखें तो वर्क विल बी इक्वल टू PE, अब साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन हो गया, और ये हो गया θ1 से θ2, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, अब इसकी लिमिट अगर आप रख दें, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ2, देन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉस θ1 ऐसे हो गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, और ये जो वर्क है यही आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप U भी लिख सकते हैं, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हुआ मेन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं θ1 से θ2 एंगल, तो ये होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करते हैं, बट इसका एक और फॉर्मूला जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, हम जो है इनिशियल एंगल जनरली इन केस ऑफ डायपोल, इनिशियल एंगल यानी θ1 हम लेते हैं 90 डिग्री, यानी जब 90 डिग्री ये होगा थीटा, तो डायपोल की पोजीशन क्या होगी, डायपोल की पोजीशन ऐसे होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और डायपोल ऐसा हो जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वो वाली पोजीशन है जब थीटा होगा, θ1 होगा 90 डिग्री। तो ये स्टैंडर्ड है, हम जनरली θ1 को लेते हैं 90 डिग्री। तो यदि हमने लिया इफ θ1 है 90 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद इसको हमने रोटेट किया डायपोल को, तो जो फाइनल जो एंगल मिला θ2 उसको हम सिंपली थीटा बोल सकते हैं। तो जो θ2 मिला इसको हमने बोल दिया थीटा। ठीक है, तो इनिशियल एंगल हम मान के चल रहे हैं 90 डिग्री है, जो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है डायपोल, और बाद में कुछ एंगल चेंज होकर थीटा हो गया। तो अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप रखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE कॉस θ1 हो गया 90 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 90 0 होता है, तो ये जो है ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, सिंपली PE और यहाँ माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, बट डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इनटू कॉस थीटा है। तो इसका ये मतलब है ये जो है एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये भी जो है ये इसका फॉर्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, किस एंगल पे हम उसको फाइनली ले जा रहे हैं, ये वो वाला एंगल है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये जो एंगल है इनिशियल, इस जो फॉर्मूला है इसमें ये अजम्पशन है कि जो फर्स्ट एंगल है वो 90 डिग्री है और सेकेंड एंगल है थीटा।
ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ स्पेशल केसेस मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला केस होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं? जब ये जो थीटा है, यानी ये वाला थीटा जब हो जाए 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री होगा ये वाला इस फॉर्मूले का थीटा, तो वो वाला केस में वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, और जो डायपोल है वो भी इसी डायरेक्शन में रखा है। ये जो है प्लस क्यू माइनस क्यू, डायपोल अगर इसी डायरेक्शन में रखा है तो इस केस में देखिए इसको यहाँ फोर्स लग रहा है, ये प्लस वाले को, माइनस वाले को इधर फोर्स लग रहा है, और इस केस में इसकी जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो यदि आप 0 डिग्री यहाँ थीटा की जगह आप 0 रख दें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली माइनस पीई। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस पी इसकी वैल्यू हो जाती है। और ये जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी एंगल में, हर एक एंगल पे अलग अलग एनर्जी आपको मिलेगी। इस 0 डिग्री पे सबसे कम आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा है 0 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरी स्पेशल कंडीशन है 0 पोटेंशियल एनर्जी आपको कब मिलेगा? जब ये जो थीटा है ये हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, ये जो है अगर इस फॉर्मूले में थीटा 90 डिग्री हो जाए और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी इस केस में। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ लीजिए, ये फॉर्मूले में अजम्पशन क्या है कि थीटा 1 90 डिग्री है। यदि थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 में 90 डिग्री हो गया, तो मतलब आपने उसको रोटेट ही नहीं किया, वो जिस पोजीशन पे था वहीं है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हुई। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। तो इस फॉर्मूले से भी आप थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो भी वो जो है उसकी वैल्यू 0 आती है। अब एक तीसरा पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब थीटा हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री के केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका डायपोल का डायरेक्शन है अब चेंज हो गया, 180 डिग्री से चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री था, 0 डिग्री में प्लस क्यू इधर था, माइनस क्यू इधर था। अगर ये 180 डिग्री चेंज हो जाए तो प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा, और इस केस में जो ये है, ये सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको जो है रिपल्शन का फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरफ, और इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इस तरफ। क्यू को, माइनस क्यू को लेफ्ट में लगेगा, इसको राइट में लगेगा, तो ये अनस्टेबल रहेगा ये डायपोल इस एंगल में। क्लियर है? तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का हम एक एप्लीकेशन देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें लिखा क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10 to the power -29 कूलम मीटर। तो यहाँ पे ये क्या दिया है? एक सब्सटेंस है, मान लीजिए एक सब्सटेंस है ऐसा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये कैसे हैं? पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये इनमें पोलर मॉलिक्यूल का मतलब मान लीजिए इस तरीके से, ये प्लस माइनस इस तरीके से है। ठीक है, प्लस माइनस इनमें डायपोल बना हुआ है। तो इनका मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है ये दिया हुआ है, यानी P दिया है आपको, P है डायपोल मोमेंट, एंड दिस इज 10 to the power -29 कूलम मीटर। तो ये जो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब A mole of this substance is polarized by applying electric field। इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, मान लो इस तरीके से इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो उन सभी मॉलिक्यूल्स में से जो
1 मोल, ठीक है, 1 मोल मतलब क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर के जितने होंगे मॉलिक्यूल वो पोलराइज हो गए, बाकी नहीं हुए, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए, कितने, 1 मोल मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए। और इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाया है उसकी वैल्यू दी है 10⁶। तो यानी आपको E दिया है, दिस इज 10⁶ वोल्ट पर मीटर, E भी दिया है, ठीक है। इसका ये क्या दिया है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अब ये बोल रहे हैं, अभी मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सडनली हम चेंज कर दें इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री है एक्स एक्सिस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में थी वो चेंज हमने कर दी, इस डायरेक्शन में कर दी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तो डायपोल जो है इसमें उनका यानी मॉलिक्यूल जो है उनका भी डायरेक्शन चेंज होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तुरंत तो नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो है मॉलिक्यूल भी अलाइन होंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, estimate the heat released by the substance in aligning these its dipole along the new direction। तो जब ये डायपोल रोटेट होंगे, देखिए ये जो है यहाँ पे वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसके वजह से ये डायपोल जो मॉलिक्यूल का है उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ये रोटेट होगा बाय 60 डिग्री, तो उस प्रोसेस में वर्क डन होगा। और जब वर्क डन होगा तो वो वर्क डन जो हीट के फॉर्म में ये सब्सटेंस से रिलीज होगा, ये सब्सटेंस गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितनी हीट जो है वो रिलीज होगी, तो उतनी ही हीट रिलीज होगी जितना वर्क करना पड़ेगा 60 डिग्री रोटेट होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवल एक मॉलिक्यूल यदि रोटेट होगा तो उस केस में कितना वर्क होगा, फिर उसके बाद 1 मोल का आप निकाल लेंगे कितना वर्क होगा, सिंपली एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम 1 मोल का निकालेंगे कितना वर्क डन हुआ, तो 1 मॉलिक्यूल का पहले निकालेंगे। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है यही पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला है, एंड दिस इज PE cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए हम ज़्यादातर केस में ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें कंडीशन ये है कि जो θ1 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिचुएशन क्या है, इनिशियली जो है डायपोल का जो अलाइनमेंट था यानी मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था, यानी θ1 होगा यहाँ पे इनिशियली 0, ठीक है, इनिशियली है θ1 0। बाद में ये चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से 60 डिग्री में चेंज हो जाएगा इनका डायरेक्शन। तो जो θ2 होगा, θ2 हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में यदि आप रखेंगे तो कितना वर्क निकलेगा, P दिया हुआ है 10⁻⁻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 ⁻
हो गया cos 0 डिग्री एंड माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए 10 टू द पावर माइनस 29 एंड प्लस 6, ये माइनस हो जाएंगे और ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 23 और ब्रैकेट में cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ 1/2 और 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2 और जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल। तो ये हुआ वर्क डन इन रोटेटिंग वन मॉलिक्यूल बाय एंगल 60 डिग्री। एक मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए इतना वर्क डन किया, तो एक मोल मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल यदि रोटेट होंगे, चेंज होगा उनका डायरेक्शन, तो कितना वर्क होगा? तो ये वर्क डन है फॉर वन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ मैं लिखा नहीं, फॉर वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा फॉर वन मोल। ठीक है, तो टोटल वर्क डन हुआ वन मोल के लिए सिंपली 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 6.023 होता है, लेकिन अभी हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर ले रहे हैं, इंटू वर्क डन ऑफ ईच मॉलिक्यूल।
0.5 इंटू 10⁻⁻23। अब ये 23 प्लस में और माइनस में ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और 6 इंटू 0.5 बचा, इनको मल्टीप्लाई करने से 3 जूल फाइनल इसका आंसर आएगा।